Hello everybody, today we have Shri Bhagwat Rao Karad amongst us. He is Minister of State Finance who has recently been sworn in 2021 and is here to talk to us about the developments that him and his government is undertaking today. Hello sir and welcome to BW Business World. Thank you. Okay, so before I ask you any of the questions related to economy, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, आपका सफ़र कैसा रहा, क्योंकि आप डॉक्टर हैं एंड डॉक्टर से पॉलिटिशियन तक, एंड आपने ये सफ़र कैसे तय किया और आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको इस फील्ड में आना है? Basically, I am from a rural area and that too from farmer's family. I was taking education in Medical College Aurangabad. I became a doctor and I became a pediatric surgeon. I was used to operate upon a newborn child or a small children. So I had an interest since beginning to do the social work. So I was organizing different camps for the children. Then I joined the Lions Club, and through the Lions Club, different camps were organized with Dr. Sharad Kumar Dikshit, who was a plastic surgeon from US. Then due to this social work, I joined politics. In 1995, I elected as a corporator. Then I was deputy mayor and mayor of Aurangabad 2 times. Naturally, while doing the different works, particularly for the lower trodden and poor people, I was involved as a doctor, then politicians, and lastly, I got chance to work as a member of parliament, and with the blessings of Honorable Prime Minister, I am in his cabinet now. काफ़ी इंस्पिरेशनल जर्नी रही है आपकी, मतलब इंसान चाहे तो क्या से क्या कर ले, हो तो आपसे सीख सकते हैं काफ़ी लोग. तो अभी के बारे में बात करते हैं. तो आप स्वेयर इन हुए थे 2021 में, तो तब से लेकर अभी तक आपकी सरकार ने ऐसे कौन से कदम उठाए हैं जिससे जनता की बेहतरी हो? मुझे याद है, मैं 7 जुलाई 2021 को शपथ ली थी और उसी के बाद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से जाके मिला. तो उसी टाइम उन्होंने मुझे एडवाइस किया था कि यू वर्क ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड डिजिटल ट्रांजैक्शंस. सिंस देन आई एम वर्किंग. इन दिस लास्ट 1 year I visited around 14 different states in the country, and इसी में जो अलग अलग स्कीम्स हैं, पर्टिकुलरली सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स, इसी के ऊपर मैं काम करते रहा. और इस स्कीम में पर्टिकुलरली मैं बताना चाहता हूँ, जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 से शुरुआत हुई है, उसी में प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं. उसी के साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन में मुद्रा योजना और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, दीज आर डिफरेंट स्कीम्स. इस स्कीम से ज़्यादा लोगों तक पेनेट्रेट कैसा हो जाए, लोगों से फाइनेंशियल इंक्लूजन में कैसा इन्वॉल्व कर जाए, इनकी लिटरेसी कैसी बढ़े, इसी के लिए मैं लास्ट ईयर काम किया हूँ. और मुझे बताने को हर्ष हो रहा है कि बहुत सारे स्टेट में इस स्कीम से अच्छा काम हो रहा है, बहुत ही अच्छा काम हो रहा है. तो जैसे आप हमें विभिन्न स्कीम्स के बारे में बता रहे हैं, तो ग्राउंड लेवल पे कैसा इम्पैक्ट हुआ है? क्या आप हमारे साथ कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर कर सकते हैं कि जनता ने उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया है एंड उनको क्या फ़ायदा हुआ है स्कीम से? मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जन धन योजना, इस स्कीम में जीरो अकाउंट पे, जीरो बैलेंस पे अकाउंट शुरू करना है, ओपन करना है. तो बिना कुछ पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हुए
बैंक में अकाउंट ओपन करना है और इसी के माध्यम से अराउंड आई एम सेइंग 45 करोड़ 40 लाख्स लोगों ने जनधन योजना अंतर्गत अकाउंट ओपन करे। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसी के साथ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसी में सिक्योरिटी स्कीम में स्कीम आती है, सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी में, तो इसी में अराउंड 25 करोड़ पीपल्स आर इन्वॉल्व इन दिस। बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसी में ये सुरक्षा मिलती है लोगों को, तो उसी में 8 करोड़ लोगों की इन्वॉल्वमेंट अभी तक हुए। 8 करोड़ लोग इसी में पैसे भर रहे हैं। तो अलग अलग जो ये है तो बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण है। उसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुद्रा योजना, जिन नए उद्योजक या नए बिजनेसमैन जिनके पास कुछ कोलैटरल देने के लिए कुछ नहीं है, ऐसे लोगों को बिजनेस चालू करना है, तो उन्हीं के लिए भी मुद्रा योजना शुरू किया है। उसी के साथ अभी कोविड के टाइम जो 2 साल बहुत ही पैंडेमिक और लोगों को तकलीफ हुई, तो उसी में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर अराउंड 4.5 लाख करोड़ का रुपीज़ का पैकेज भी दिया है। इसी का भी बहुत सारे छोटे छोटे उद्योगों को बेनिफिट मिल चुका है। हमें भी खुशी होती है सुन के कि मतलब इतने सारे लोगों की ज़िंदगी को टच किया है भारत सरकार ने इन अ पॉजिटिव वे। तो लेकिन अगर हम ये देखें कि जहाँ पे हम कुछ अच्छा करने जाते हैं तो मुश्किलें तो आती हैं। तो सिमिलरली जो इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर है वो भी अलग नहीं है इस मामले में। सो आपके हिसाब से फ़िलहाल कौन से मुद्दे हैं जो इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर के को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं? इसी में हम सब चीज़ 2014 से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत सारे रिफॉर्म्स आए और एवरी रिफॉर्म अलग अलग जो रिफॉर्म किया है उसमें एक चैलेंज बोल के एक्सेप्ट किया है। सबसे पहला नंबर 1 जो चैलेंज था तो डिफरेंट NPA अकाउंट था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और नॉन परफॉर्मिंग एसेट का रिकग्नाइजेशन, रेजोल्यूशन एंड रिफॉर्म्स जो किया है, उसी से बहुत सारे बेनिफिट फाइनेंस सेक्टर को मिले हैं। अगर मैं बताना चाहता हूँ तो 2018 में जो NPA अकाउंट का उसका परसेंटेज था 14.58%, तो अभी 2022 में 7.4% हो चुका है। तो आप बता सकते हैं कि 2014 में से 2018 तक तो ये मोदी जी का ही सरकार था, ऐसा कैसा है। लेकिन उसी के पहले 2014 के पहले जो ये NPA अकाउंट रिकग्निशन नहीं होता था, अगर रिकग्नाइज हो गया अभी तो उसको रिस्ट्रक्चर करते थे, जो इस सरकार ने रिस्ट्रक्चरिंग अलाउड नहीं किया है, अभी रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द NPA अकाउंट अलाउड नहीं किया है। उसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि इस रिफॉर्म होने के बाद 4 साल में ये अकाउंट जो रिकग्नाइज हो गए और उसके बाद रिस्ट्रक्चर नहीं हुआ, इसीलिए 2018 तक उसको टाइम लगा है और उसके बाद NPA अकाउंट भी कम होने जा रहे हैं। इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ तो 2013-14 में जो फ्रॉड केसेस थे, फ्रॉड केसेस 1.32%, लेकिन अभी बैंकिंग सेक्टर में जो फ्रॉड केसेस है 21-22 में 0.047% है। तो ओवरऑल सिनेरियो हम अगर देखें तो NPA अकाउंट कम हो रहे, फ्रॉड केसेस कम हो रहे, और जो चैलेंजेस फाइनेंशियल सेक्टर में है वो बिकॉज ऑफ द रिफॉर्म्स, रेजोल्यूशंस एंड रिकग्निशन ये कम होते दिख रहे हैं। तो जैसे हम फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि भारत सरकार और क्या कर रही है इस डायरेक्शन में? हमने NPA की बात की, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स की बात की, तो अभी क्या चल रहा है? व्हाट्स इन लाइन फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेक्स्ट? जैसे मैं स्टार्टिंग में आपको बताया कि फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा मिलना, इसीलिए अलग अलग रूरल हो या अर्बन पॉपुलेशन हो,
उसमें फाइनेंशियल लिटरेसी के कैंप लिए जाते हैं, उसी के साथ फाइनेंशियल अवेयरनेस के भी कैंप लिए जाते हैं। और इसीलिए हमारे पास जो नाबार्ड है, नाबार्ड हर जहाँ जहाँ कैंप होते हैं उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी करती है। समझो एक आधे पब्लिक सेक्टर बैंक ने या प्राइवेट सेक्टर बैंक ने या एनबीएफसी ने कुछ कैंप्स लिए टू इंक्रीज फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल अवेयरनेस, तो उनको गवर्नमेंट मदद करती है। इसके बाद नए नए टेक्नोलॉजी, इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी, यूज़ ऑफ यूपीआई और इंडिया टैक्स, इसी के भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके फाइनेंशियल सेक्टर में काम हो रहा है। मैं बताना चाहता हूँ तो डिजिटल ट्रांजैक्शंस में भी बहुत बढ़ावा इस गवर्नमेंट में मिला है। अगर 2017-18 में लिया तो 2017-18 में 2071 करोड़ 71 करोड़ 2071 करोड़ का डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए थे। लेकिन 2021-22 में इट इज़ द फिगर इज़ अराउंड 8193 करोड़, यानी डिजिटल ट्रांजैक्शंस 4 टाइम्स बढ़ा है। लोगों में अवेयरनेस आ चुका है, लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ी है। और उसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ डिजिटल ट्रांजैक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसमें देयर इज़ लेस करप्शन, इसमें तो डिजिटल में। और एक मैं बताना चाहता हूँ, अगर इस साल का अगर बजट देखें तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 7.5 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर का बढ़ावा दिया है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की वजह से अलग एसेट तैयार हो जाते हैं और ये गवर्नमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और एक थर्ड थिंग मैं बताना चाहता हूँ, ये प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना चालू किया है। इस प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना में अगर हम देखें तो हर एक डिपार्टमेंट को कुछ प्रोजेक्ट करना है तो हर एक से कोरिलेट करता है। तो कौन सा भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं होगा अभी कि प्रोजेक्ट चालू किया और आधे में पैसा नहीं है या ये दूसरे डिपार्टमेंट ने काम किया बोल के प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसा नहीं होगा अभी। प्रधानमंत्री गति शक्ति की योजना से हर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट से रिलेशंस है, पूछते हैं, उनको कोऑर्डिनेशंस है, इसलिए हर जो प्रोजेक्ट रहा वो पूरे तरफ जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन ये टाइम लिया है। अच्छा, तो मैं कुछ रीसेंट मुद्दों पे सवाल करना चाहती हूँ आपसे। जैसे अभी अगर हम रुपए की बात करें तो वो 80 रुपये पर डॉलर तक पहुँच चुका है, कुछ समय के लिए था। तो लोगों को काफ़ी चिंता है इस बारे में, इन्फ्लेशन और एक्सचेंज रेट पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो भारत सरकार क्या कर रही है इस मुद्दे का निवारण करने के लिए? अभी अगर हम देखें तो हर दिन पेपर में पढ़ रहे हैं कि रुपये का डिवैल्यूएशन हो चुका है, 80 रुपये के $1 या उससे भी ज़्यादा वैल्यूएशन गया है। तो ये बात तो सही मैं बताना चाहता हूँ कि फेडरल बैंक जो अमेरिकन बैंक है उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट डॉलर का बढ़ाया उनके, और ये बढ़ाने की वजह से जो डिपॉजिटर्स है वो नेचुरली तो फेडरल बैंक की तरफ जा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो रुपये का जो वैल्यूएशन है एज़ कम्पेयर टू अदर करेंसी, इसमें मैं बताना चाहता हूँ पॉन्ड हो, यूरो हो या येन हो, द रुपया इज़ स्ट्रांगर एज़ कम्पेयर टू दिस करेंसी। इनके रुपये की कीमत बढ़ी है लेकिन डॉलर के माने कम हुए, ये भी सही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग अलग स्टेप लिया है, जिसमें मैं बताना चाहता हूँ कि फॉरेन डिपॉजिट एंड फॉरेन बोरोइंग, इसमें मोर फेवरेबल जो अलग अलग सुविधा दिया है फॉरेन डिपॉजिट एंड फॉरेन बोरोइंग के लिए, सिटीजन्स के लिए, लोगों के लिए अलग अलग सुविधा दिया है, जिसमें से हमारे पास डिपॉजिट कैसा बढ़े और बोरोइंग अच्छा कैसा हो, इसीलिए भी ये किया है। उसी के साथ गवर्नमेंट इज़ आल्सो प्रैक्टिसिंग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इन द फाइनेंस। तो उसी के साथ जो कुछ डिसीजन लिया है, जो कुछ बजट में उतना ही करेंगे, ज़्यादा ओवर एक्सपेंसेस का भी नहीं होना, इसलिए कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, और मेरा आखिरी सवाल आपके लिए आजकल के मुद्दों से ही है कि जीएसटी रेट्स अनाउंस हुए रिसेंटली, हफ्ता भर भी नहीं हुआ है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अनरीजनेबल है, कुछ लोग नाखुश हैं, तो आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? मैडम, मैं बताना चाहता हूँ
जीएसटी एक नया कर प्रणाली है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छी है, लोगों के लिए ही अच्छी है, क्योंकि जीएसटी लगने के पहले कम से कम 16 से 18 जगह से टैक्स लगती थी। अभी एक ही टैक्स। ये जीएसटी की टैक्स का जो ये है, तो इसी में हर स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर को इन्वॉल्व किया जाता है, इसको जीएसटी काउंसिल कहते हैं, और देश की फाइनेंस मिनिस्टर उसी में अध्यक्ष रहती है। और ये जब जीएसटी लगता है तो जीएसटी में जो कुछ डिसीजन हुआ है वो जीएसटी काउंसिल में होता है। पहले कैसा था कि जीएसटी में जो ब्रांड थे, ब्रांड के ऊपर टैक्स लगता था, ये बात सही है, और जो लूज मार्केटिंग जो होती है उसके ऊपर टैक्स नहीं रहता था, जो पैकेज और लेबल उसके ऊपर टैक्स नहीं रहता था, एक ऐसा था। अभी जो डिसीजन लिया है, जो ब्रांड के ऊपर तो टैक्स है ही, और उसी के साथ जो पैकेज और लेबल इसके ऊपर टैक्स लगाने का किया है, इसीलिए थोड़ा मार्केट में हो रही। लेकिन हम अगर देखें तो ब्रांड जो थे, ब्रांड के ऊपर टैक्स और लूज यानी पैकेज और लेबल के ऊपर टैक्स न होने की वजह से बहुत सारे ब्रांड्स के लोग ऐसा करने रहते, इसलिए गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा था। इसीलिए जो जीएसटी काउंसिल ने एक डिसीजन लिया जिसमें सब राज्यों के प्रतिनिधि थे, जिसमें पैक और लेबल, जो ब्रांड नहीं है लेकिन जिसको पैक किया है, जो चीज़ पैक किया है, जिसको लेबल लगा है उसी को ऊपर टैक्स लगा है। इसलिए थोड़ा मार्केट में लोगों का क्या बोलते हैं उसको, दे आर नॉट कंफर्टेबल। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, इसी में से जो लूज है, लूज मटेरियल जो है, समझो मिल्क है, अब मिल्क लूज दे रहे तो उसको कुछ टैक्स नहीं है, लेकिन जो मिल्क पैक किया है उसको जीएसटी टैक्स लगा है। और ये पहले स्टेट टैक्स फूड के ऊपर लगाता ही था, हर स्टेट में अलग अलग टैक्स था, और वही कंटिन्यू किया है। और इसी के माध्यम से गरीब लोगों को या मिडिल क्लास लोगों को कुछ तकलीफ नहीं है। जो बिजनेसमैन है, समझो जो ब्रांड पे टैक्स करते थे तो उन्हीं को पैकेज, एक आधा मटेरियल पैक किया है और उसको लेबल लगाया तो उसको टैक्स देना है। जो ब्रांड नहीं है लेकिन पैक किया है, उसको लेबल लगाया, उसी को टैक्स है। इसलिए थोड़ा हलचल विरोधक पर्टिकुलरली मलचल मता है, लेकिन उसमें गरीब और मध्यम क्लास लोगों को कुछ तकलीफ नहीं है। चलिए, आपसे सुन के अच्छा लगा कि इतना बुरा नहीं है जितना लोग बोलते हैं, क्योंकि जब भी कुछ नया होता है सबके पास कुछ ना कुछ होता है कहने के लिए, अच्छा हो या बुरा। तो उसके साथ आज का इंटरव्यू हम समाप्त करते हैं। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, अब हमारे लिए समय निकाल के आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, धन्यवाद, थैंक यू।